Good morning. So as majority of you requested me to revise the syllabus that is going to be in our periodic test, we are going to start with the revision of P block. As the chapter weighs quite a lot of number and is really important from the exam point of view, तो हर बच्चे को ये chapter cover करना ही चाहिए और easy भी है. The only thing is that कि ये थोड़ा सा lengthy chapter है और P block की revision पर अगर हम आए तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं बहुत आसान रहेगा अगर आप सभी चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स अभी से प्रिपेयर करके रखें बिकॉज दे आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन बोर्ड एग्जामिनेशन. सी द प्रॉब्लम इज कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास इतना सब कुछ होता है रिवाइज करने के लिए और साथ ही साथ अगर हम पूरा चैप्टर लेकर बैठेंगे रिवाइज करने के लिए तो वो नहीं हो पाता है, राइट. और हमें ज़रूरत भी नहीं होती है उस टाइम पर इतने सारे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की. सो द थिंग इज़ कि हमारे पास अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो 15 मिनट अगर आप एक ओवरलुक दोगे किसी चैप्टर को, 15 मिनट में वो चैप्टर आपने रिवाइज किया, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे चले जाओ, वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. सो दिस इज़ हाउ यू रिवाइज द सिलेबस इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है. और साथ ही साथ अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है और आपको एक क्विक रिविजन की ज़रूरत है तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट प्रिपेयर होंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर अभी शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के दो बेनिफिट्स हैं. एक तो आपका चैप्टर रिवाइज होगा अभी के अभी और दूसरा फ्यूचर के लिए आपके पास नोट्स तैयार हो रहे होंगे जहाँ से आप दोबारा रेफर करके रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इनऑर्गेनिक के चैप्टर से कोई भी थ्योरी का चैप्टर फॉर इंस्टेंस अगर आपको याद करना है तो फ्लो चार्ट की टेक्निक इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन दैट. तो फ्लो चार्ट अगर आप बनाएंगे उस पूरे चैप्टर का कि मैंने ये टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं और अगर आपको लगता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक, तो आप ग्रुप वाइज बना सकते हैं फ्लो चार्ट. या फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स ले सकते हैं कि इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें कवर की हैं, इस टॉपिक से हमने ये चीज़ें कवर की हैं. सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, ठीक है. तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू ओवरलुक ऑफ द चैप्टर. उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम CBSE में रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है. तो जस्ट टू स्टार्ट विद पी ब्लॉक, आपको पता है पी ब्लॉक में हमने 4 ग्रुप्स पढ़े. दैट इज ग्रुप नंबर 15 हमने पढ़ा. ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 वी हैव स्टार्टेड इन पी ब्लॉक. सो पी ब्लॉक के चैप्टर में कुछ स्टार्ट विद ग्रुप 15. ग्रुप 15 सबसे लास्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर भी किए. तो ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 15 के मेंबर्स कौन कौन थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. ये 5 एलिमेंट्स की स्टडी हमने ग्रुप नंबर 15 के अंदर की है. तो इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी अकरेंस थी. दैट इज नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं. हम क्वेश्चंस की बात करेंगे. अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने इनकी अकरेंस पढ़ी. दैट इज़ नॉट दैट रियली यूजफुल. लेकिन अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएँ तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि इनका साइज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है क्योंकि नई शेल ऐड हुई है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज. जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, डिक्रीज. साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सिमिलरली आपके पास यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान हो रहा है, सी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आपके लिए बहुत ईजी है. तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पर योर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. व्हाट हैपेंस इज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं विच आर गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल द पीरियड्स, ठीक है. सभी ग्रुप्स के लिए क्या रहने वाली है, ये सेम रहने वाली है. तो इसको थोड़ा सा देख लेना जरूरी है. अब देखो ये सारी क्या होगी हमारे पास. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है किस पर डिपेंड करता है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वीक वंडरवॉल या मेटालिक फोर्सेस या वीक वंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि सब तो मेटल्स नहीं है तो दे वुड बी डिपेंडिंग अपॉन वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज होगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा. सो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिसकी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, इंक्रीज. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ग्रुप की. नाउ कमिंग ऑन टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर के ज़्यादातर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं.
केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इनकी रिएक्टिविटी की बात की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर हम आए तो आपको पता है कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np3 होती है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, दैट इज व्हाई दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ग्रुप 16। यस, आपको पता है जनरली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मूव करते हैं, तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह क्या होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। तो लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड जब हम जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इंक्रीज। बट टू स्टार्ट विद ग्रुप 15, ग्रुप 15 के बाद जो 16th ग्रुप आ रहा है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो होना चाहिए था ये केस कि ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी ग्रुप 15 के आयनाइजेशन एंथैल्पी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दैट इज बिकॉज इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, स्टेबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होती है NS2Np4, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, ऑल्दो देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं हम क्या क्या एग्जिबिट करेंगे। तो वैलेंस शेल में भाई आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s में है और 3 p में है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर लूज करने की बारी आएगी, अगर पहले तो गेन का देख लेते हैं, गेन करना इनके लिए आसान है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये और ले लें तो क्या बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगी? सबसे ज्यादा कॉमन होगी। तो ग्रुप 15 के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। दिस इज ग्रुप 15 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, -3 तो सबके लिए क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। लेकिन देखो अगर हम छोड़ने की बात करें, इससे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ आके लग जाता है तो आपको पता है मजबूरन इसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो अगर इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनके पास आ जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेंगे? हो सकता है p के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन p के निकाले तो +3 शो करेंगे, और अगर s के भी निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए तो क्या शो करेंगे? +5। सो ये 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो देख लेते हैं। आपको पता है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नॉन मेटल्स डाउन द ग्रुप जाओगे, मेटालिक कैरेक्टर अभी आपने देखा था कि इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान होता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये मोस्ट कॉमनली किस में रहना पसंद करेंगे? पॉजिटिव में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, अब एक और बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी, यानी कि -3 +3 +5 सभी शो करते हैं, लेकिन हम स्टेबिलिटी की बात करें कि ज्यादा स्टेबल कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ऊपर वाले माइनस में रहना पसंद करेंगे, नीचे वाले पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहना पसंद करेंगे। और पॉजिटिव में भी हमारे पास 2 है, +3 एंड +5। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या था ये? यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ऑल दो सभी रिपीटेडली सभी ग्रुप्स में सेम का सेम अप्लाई हो रहा है यही कंसेप्ट, तो वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसको समझो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता था। हमने देखा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर बात ये होती थी कि आपका जो न्यूक्लियस है, ये आपकी लास्ट शेल थी, तो इसमें लेटर से NS2Np3 था। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ आप एंटीमनी और बिस्मुथ पर जब पहुंचेंगे तो आपके पास क्या इंट्रोड्यूस हो चुका होगा? आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगी D और F सबशेल। ठीक है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर F सबशेल आई तो क्या होगा? आपको पता है इसका क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाती? ये Z इफेक्टिव को रोक नहीं पाती, न्यूक्लियस के चार्ज को वैलेंस शेल तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। तो जितना न्यूक्लियस पे चार्ज पहुंचना चाहिए था उससे ज्यादा पहुंचेगा, यानी कि ये जो लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फीलिंग मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एज एक्सपेक्टेड। जितना होना चाहिए था अट्रैक्शन, उससे ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए। तो क्या हो जाएगा? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों लेवल्स में से कंपेयर किया जाए तो NS और NP में से भी किसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना? ऑब्वियसली NS के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ लोअर एनर्जी लेवल, इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू NP।
तो Np के मुकाबले में Ns जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना Np के बजाय क्या हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल। अगर Ns के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, तो वो इनर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनर्ट। यानी कि यहाँ पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So these two electrons are going to be inert, they are not going to participate in bonding, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, inert pair of electrons। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं inert pair इफेक्ट। यानी कि अब आपके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी +3 एंड +5, नीचे जाने पर आपके पास s के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ये दो s के इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे नहीं। अगर ये दो s के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से बजाय किस में चली जाएगी, +3 में। सो दैट्स द सिनेरियो। आपको समझ में आया? ये तो माइनस शो करेंगे, ये सबके सब +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, लेकिन बिस्मुथ जो होता है यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास F आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर D आया तो D के लिए क्या, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। ज़्यादा स्टेबल इसके लिए +3 होती है, थोड़ा सा +5 में भी रहता है। बिस्मुथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो बिस्मुथ के लिए प्योरली वो किस में रहना चाहेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आपके पास एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल कर आता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। कौन एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन एजेंट रिड्यूसिंग होगा, ये सारी बातें आप बता सकते हो अगर आपको सिर्फ ये दो बातें याद हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होगी। ठीक है, चलिए अब अच्छा मुझे एक बात बताएं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन भी हम यहाँ देख ही लेते हैं लगे हाथ। एनामोलस बिहेवियर में क्या होता है कि आपका ये जो पहला एलिमेंट है कि क्या करता है, बाकी सभी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों? उसके सबसे प्राइमरी 3 कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़रूरी है ये जानना। सबसे पहला तो इसका स्मॉल साइज, इट हैज स्मॉल साइज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, and it has high ionization enthalpy। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका एनामोलस बिहेवियर शो करेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से इट कैन नॉट एक्सपैंड इट कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, सिर्फ 4। कैसे? इसके पास सिर्फ डी ऑर्बिटल नहीं है तो s और p ही होंगे। s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3। तो इसीलिए क्या कर सकता है, सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल्स को यूज करके बॉन्ड बनाएगा। 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में तो 4 ही बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी वुड बी 4। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम का, तो 3 बॉन्ड बन गई नाइट्रोजन की और सामने वाले एटम की। एस के लिए देखें, ये वाला जो 2 है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ में देखिए क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो उसके पास S है, उसके पास P है और उसके पास D ऑर्बिटल भी है। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कैसे कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट करा सकता है। नाउ सी, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। आपको पता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी सिग्मा बॉन्ड्स वो बना सकता है। सो आपके पास जो फॉस्फोरस है वो 5 बॉन्ड तक बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी बनेगी, सिर्फ 4। इसी के ऊपर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा पूछ लेगा। देखो छोटी सी बात है, इसको पूछने के तरीके बहुत सारे हैं, इसीलिए चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नाइट्रोजन शो मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरस शोज +5। वाई बता सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा NH3 एग्जिस्ट, NH5 डू नॉट। नाइट्रोजन NH3 पॉजिटिव, NH3 एग्जिस्ट करता है, NH5 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, माइनस में रहेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, और यहाँ पर कितनी है, -5। तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए -3 मैक्सिमम हो सकते हैं, -5 तो हो ही नहीं सकती। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है ना, ऑक्टेट 3 में ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, रादर देन दैट आपको पूछ सकते हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, PCl5। अब देखो फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव में रहता है।
क्लोरीन नेगेटिव में रहता है, तो फॉस्फोरस किस में रहेगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे ये +5 में है, नाइट्रोजन +5 में है। आपको पता है फॉस्फोरस +5 शो कर सकता है, नाइट्रोजन +5 शो नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपके पास सिनेरियो कि यहाँ पर NCl5 5 क्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे आपको नाइट्रोजन के साथ, विच कैन नॉट बी द सिनेरियो। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पर इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पर थे हम, वापस चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो वो देखते हैं कैसे आपसे पूछा जा सकता है चीज़ें। आपको बोलेगा कि आपको बताना है कि बिस्मुथ +5 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है, वाइल बिस्मुथ +5 act as bismuth +3. It can say bismuth +3 act as strong reducing agent. ये दोनों को अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बिस्मुथ +5 में किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो आपको पता है कि बिस्मुथ +5 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए किस में रहना प्रेफर करता है, बिस्मुथ +3 के अंदर रहना प्रेफर करता है। तो आपको पता है दिस इज लेस स्टेबल, सो इट वुड रेडिली एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मोर स्टेबल बिस्मुथ +3 स्टेट। तो खुद इस प्रोसेस के दौरान ये रिड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो जिसकी भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल अगर आप इसकी बात करते हैं, एंटीमनी की बात करते हैं, एंटीमनी +3 में है, आपको पता है एंटीमनी किस में भी रहता है, +5 में भी रहता है। तो ये क्या करेगा, ये रेडीली किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा ना, +3 से +5 में जाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो भी इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। बिस्मुथ +3 दे दिया और एंटीमनी +3 दे दिया, आपसे पूछा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए कौन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए इन्हें रिड्यूस होना पड़ेगा, राइट। इन्हें क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस, +5 इन्हें रिड्यूस होना पड़ेगा। तो अगर इन्हें रिड्यूस होना है तो रिड्यूस होकर किस में जाएंगे, +3 में। नाउ यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि एंटीमनी +3 में ज्यादा स्टेबल है या बिस्मुथ +3 में ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि बिस्मुथ इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जल्दी से जल्दी रिड्यूस होगा, और जितनी जल्दी ये रिड्यूस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई होप कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट आपको बार बार हर ग्रुप में पूछा जाएगा। एक ग्रुप भी अगर आपको ढंग से समझ में आ गया तो बाकी ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज घूम फिर के आपसे बार बार पूछी जाती है। तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया रिड्यूसिंग कैसे देखना है, ऑक्सीडाइजिंग कैसे देखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर बार यही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। और पी ब्लॉक में हर जगह ही आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा एक्सेप्ट नोबल गैसेज, राइट। चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो बता सकते हो, हाइड्रोजन से हमने देखा था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे। हाइड्रोजन किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, राइट। तो अगर ये नेगेटिव में रहेंगे तो आपको पता है नेगेटिव में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -3। तो -3 में रहेंगे हाइड्रोजन +3 में, इस तरीके से जुड़ेंगे, NH3 बनाएंगे, PH3 बनाएंगे, ओके। तो इस तरीके से क्या बनेंगे आपके पास, हाइड्राइड्स बन जाएंगे। हाइड्राइड से 2 क्वेश्चंस आ गए आपके पास। जिस भी कंपाउंड के पास H पॉजिटिव होता है, पहली बात तो वो एसिडिक होता है, और दूसरी बात वो क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। क्योंकि आपको पता है रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इनके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसी को दे सकते हैं, जिसको भी ये हाइड्रोजन देंगे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अगर आपसे पूछा जाए देयर रिड्यूसिंग बिहेवियर, इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर है किसकी वजह से,
है किसकी वजह से, H पॉजिटिव की वजह से। जितनी जल्दी H पॉजिटिव लिबरेट होगा उतनी जल्दी क्या करेंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो देयर रिड्यूसिंग बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर। कैसे देखना है आपको, ये बॉन्ड किसकी ज्यादा आसानी से टूट सकती है, बताओ बताओ किसकी टूट सकती है। ऑब्वियसली आपको पता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन का अगर एटम ये है, हाइड्रोजन का एटम ये है, बॉन्ड लेंथ वुड बी दिस इज बिस्मुथ, और ये हाइड्रोजन, बॉन्ड लेंथ होगी ये। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और आपका हाइड्रोजन का निकलना उतना ही आसान हो जाएगा। तो अगर रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात की जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग बिहेवियर विल इंक्रीज। नाउ कमिंग ऑन टू देयर एसिडिक बिहेवियर। अरे भाई एसिडिक बिहेवियर भी किसकी वजह से होगा, H पॉजिटिव के रिलीज होने की वजह से ना। तो जितनी जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा उतनी जल्दी वो क्या बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इनका एसिडिक कैरेक्टर भी सेम होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे हाइड्रोजन निकालना आसान हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर वुड इंक्रीज, राइट। चलो अब बात आती है, एसिड तो है नहीं, ये नॉन मेटल्स है ना, वीकली एसिडिक। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, वीकली एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन फिर भी निकाल सकता है पानी में डालने के बाद, अदरवाइज दे आर व्हाट, लुईस बेसिस। क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आया इस बात में डाउट है किसी को, अगर है तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np3। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 3 बॉन्ड बन चुकी हैं इनकी हाइड्रोजन के साथ। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा दिया हाइड्रोजन ने आके, एक एक इलेक्ट्रॉन देके। बट व्हाट अबाउट दीज NS इलेक्ट्रॉन्स, ये तो खाली है ना, राइट। ये तो पेयर अप नहीं हुए, आई एम सॉरी, तो ये तो पेयर अप नहीं हुए, तो ये क्या होंगे, लोन पेयर की तरह से ऊपर रखे हुए होंगे हर एलिमेंट पे, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको याद हो कि लुईस बेस, तो लुईस बेस क्या होते थे, लुईस बेस वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी डोनेट कर सके, यार इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो लुईस बेस कौन अच्छा होगा, लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। लुईस बेस होने के लिए दे हैव टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के ऊपर सेम है, ऑल एवरी एलिमेंट हैज गॉट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये बिस्मुथ के ऊपर लोन पेयर है। तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि साइज छोटा है। छोटे साइज के ऊपर एक लोन पेयर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी डोनेट कर देगा, संभाल नहीं पाएगा। दैट मीन्स देयर बेसिक कैरेक्टर वुड बी ऑब्वियसली रिवर्स ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो लुईस बेस का ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट बना रहे हैं, जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वहां पर फैक्ट लिखना है। आप एसिडिक कैरेक्टर का बिहेवियर आप छोटा सा यहाँ पे लिख दो, एसिडिक बिहेवियर स्लैश रिड्यूसिंग बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद आप ऑर्डर लिख दो, कोई एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स में सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास है। सारे के सारे फैक्ट्स आप लिखेंगे रिविजन में छोटा छोटा करके, और आप उसको जब देखेंगे और आपको लगेगा पढ़ते हुए आपको समझ ना आए, अगर आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना रिवीजन के दौरान, आप उसको देख रहे हो और आपने खुद को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई ये ऑर्डर क्यों है, देन इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऑर्डर कहाँ से आया, देन गो बैक टू योर नोट्स, रेफर द एक्सप्लेनेशन और फिर से आ जाओ रिविजन नोट्स के ऊपर। तो रिविजन नोट्स को कोई एक्सप्लेन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा टॉपिक जो आप बार बार भूल जाते हो उसका आप जरूर एक्सप्लेनेशन लिख के रख सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा फैक्ट्स लिखो। जो फैक्ट आपको समझ में नहीं आया, जो आपको लगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ से आया है, तो उसके लिए आप वापस जा सकते हो अपने नोट्स पर, वहाँ से उसे रेफर कर सकते हो। तो ये ऑर्डर आप लिख के रख सकते हो सर। इसके बाद हम लोगों ने ऑक्साइड्स पढ़े। ऑक्साइड्स में मैं सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा, कोवेलेंसी पूछी जाएगी, बॉन्ड लेंथ पूछी जाएगी और बॉन्ड एंगल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूछे जाएंगे। तो टू स्टार्ट विद ये है NO, N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है और N2O5 है। +1 है नाइट्रोजन, +2, +4, +3, +5। तो +1 से लेके +5 तक नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और भी आप कहोगे यहाँ पे कैसे +5 दिखा दिया, NCl5 का अभी हमने क्वेश्चन दिया था, वहां तो नहीं कर रहा था ये, रिमेंबर वहां पे +5 का प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे प्रॉब्लम थी कि ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा,
ये क्या नहीं करेगा, ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पर ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +5 है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए लेकिन 5 बॉन्ड्स नहीं बनाए हैं। उसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे आपको क्लियर हो जाएगी। तो इन सब का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। सब हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया। स्ट्रक्चर बनाना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगी। इसके अलावा यहाँ से बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इसी का लेगा। इसका स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा है तो आपको पता है इस तरीके से ही प्रेजेंट होता है, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप किसी भी नॉर्मल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से हो जाती है आपको पता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो किए तो यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। नाउ सी, अब आपका नाइट्रोजन बॉन्ड्स तो 4 ही बना रहा था लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, राइट। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक ही बॉन्ड से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए थे, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, लेकिन बॉन्ड्स ही 4 ही बना रहा है, तो इसीलिए N2O5 आपका पॉसिबल हो पाता है। नाउ सी, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये किसकी वजह से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो 4 ऑक्सीजन की बॉन्ड्स हैं ये क्या होंगी, पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगी, इसीलिए चारों की चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। लेकिन जो ये 2 बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये सिंगल होंगी और इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। कोवेलेंस पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? कोवेलेंस इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप नाइट्रोजन के बता सकते हो 1 2 3 4। कितनी कोवेलेंस है, 4 कोवेलेंस है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाना है, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना है। तो ये ऑक्साइड्स के अंदर हमने देखा था। इसके बाद हमने ऑक्सो एसिड्स पढ़े। ये ऑक्सो एसिड्स से हम पहले हमने इनका वो भी पढ़ा है, ऑक्सो एसिड देख लो। ऑक्सो एसिड में हमने नाइट्रोजन का देखा था, HNO3 ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। HNO3 की प्रिपरेशन की रिएक्शंस आपने पढ़ी है। नाइट्रोजन के लिए आपने पढ़ा है HNO3, ठीक है। 68% लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं वो इसकी कुछ रिएक्शंस है और प्रिपरेशन है, वो आप देखेंगे। इसके अलावा हमने फोस्फोरस की एसिड्स पढ़ी है, राइट। H3PO4 पढ़ा है, H3PO3 पढ़ा है, H3PO2 पढ़ा है, मेटाफोस्फोरिक एसिड पढ़ा हम लोगों ने, पॉलीमर जो ट्राइमर बना रहा था। तो ये सारे हमने इसके पढ़े हैं। तो इसके ऑक्सो एसिड से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है तो ही आप बता सकोगे कितनी बेसिसिटी है। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, जितनी OH बॉन्ड होंगी उतनी ही बेसिसिटी होगी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा रिड्यूसिंग बिहेवियर, कौन कितना ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो आपको पता है जितनी ही एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, जितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, और जितनी OH बॉन्ड्स होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। वो बेसिसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि आपको पता है ये वाली बॉन्ड्स टूट के H पॉजिटिव देती हैं और ये वाली बॉन्ड्स किसी के भी साथ जाकर के क्या बनाती हैं, रिडक्शन कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है इनमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। फोस्फोरस की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए, बेसिसिटी, रिड्यूसिंग बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर माइंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो कैसे देखेंगे कौन कितना ज्यादा एसिडिक है नेचर के अंदर। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इन सब में से देखो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा ना, यहां बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं, तो मैम हम ये कर देते कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 पे स्टेबलाइज्ड है, यहाँ 3 पे स्टेबलाइज्ड है, यहाँ 4 पे स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन बढ़ रही है तो साथ में O नेगेटिव भी तो बढ़ रहा है। देखो अब कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पर एक O नेगेटिव था, संभालने वाले 2 थे, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, संभालने वाले 3 है, यहाँ पर 3 नेगेटिव है, संभालने वाले 4 है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे हम इनको, हम इसमें फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगी +1, यहाँ पे निकालोगे तो कितनी आएगी +3, और इसमें हो जाएगी मैक्सिमम +5। तो आपको पता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एंड एसिड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यूज एसिड्स ने यही बताया था हमें,
जितना ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे ही अगर कोई एसिड भी नहीं दिया, हमने ये DNF ब्लॉक में भी देखा था कि मान लो आपके पास मैंगनीज है, +2 में भी है, +5 में भी है, +7 में भी है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो हमने कहा था जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और एसिडिक बिहेवियर भी उतना ही ज़्यादा होता है, राइट? तो ये वहाँ से याद रखेंगे आप। चलो, तो इसमें से एसिडिक ऑर्डर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसिड्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो एसिड्स के सभी को स्ट्रक्चर आनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यहाँ पर आपने पढ़ा है अमोनिया एज कंपाउंड, अमोनिया को आपने पढ़ा NH3, हैबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी है पता होना चाहिए, तो पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस भी। नेक्स्ट ईयर स्टडी फोस्फीन, फोस्फीन आपने पढ़ा है, इसकी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चले, इसके बाद आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट ग्रुप 15 ना। इसके बाद आप लोगों ने ग्रुप 16 पढ़ा है, तो ग्रुप 16 के ऊपर जब आप आओगे तो क्या होगा, सेम सारी चीज़ें, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, कौन एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट द कंपाउंड्स दैट वी हैव स्टडीड एंड ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड जब आपने सल्फर की पढ़ी है तो आपने सल्फर की ऑक्सो एसिड्स सिमिलरली दोबारा से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे H2SO4 की सिंथेसिस है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आपने पढ़ा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसमें यील्ड मैक्सिमम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने SO2 पढ़ा है, SO2 कंपाउंड पढ़ा है, SO2 की आपने देखी थी ऑक्सीडेशन SO3 के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है SO2 क्या होता है नेचर में, +4 में है, तो आपसे पूछा जाएगा रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑब्वियसली आपको पता है +4 से सल्फर किस में जाएगा, +6 में जाएगा, राइट? तो जैसे ही वो +4 से +6 में जाएगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही आप इसको पानी में डालते थे तो ये क्या बना लेता था, H2SO4 प्लस एक नेसेंट हाइड्रोजन भी निकालता था, राइट? क्या निकालता था, एक नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने आपको बताया था दिस हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहा है, क्या होगा, ब्लीच हो जाएगा, जिसके साथ भी लगेगा उसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। बट दिस ब्लीचिंग एक्शन वाज ऑब्जर्व टू बी रिवर्सिबल। ये कैसा था, रिवर्सिबल था नेचर में, और उसका रीजन भी हमने आपको बताया था कि क्या होता था, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता था। आपने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन आने से किसी भी कलर्ड स्पीशी का रिडक्शन हो गया, तो वो क्या होगी, कलरलेस। लेकिन जैसे ही उस कलरलेस स्पीशी को आप एयर में एक्सपोज कराओगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो वापस से किस में बदल जाएगा, कलर्ड स्पीशी के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता था वो क्या होता था, रिवर्सिबल होता था नेचर में, या टेम्परेरी होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से जो आपने ग्रुप 16 में पढ़ा है इंपॉर्टेंट, वो ऑब्वियसली रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदरवाइज सारी चीज़ें सेम चलेंगी। ऑल्दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस का, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली चेंज होंगे। ग्रुप 17 के अंदर भी सेम स्टोरी चल रही थी, लेकिन ग्रुप 17 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह के साथ जुड़ना कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर। मैं आपको ऐसे ही मेन पॉइंट बता रही हूँ, आप इनको नोट्स बनाना। ग्रुप 15 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 16 के सारे कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप 17 एंड देन ग्रुप 18। इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कंप्लीट द रिएक्शन। अभी डिस्कस कर लेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, पहले एक बार देख लो। ग्रुप 17 हम डिस्कस कर रहे थे, दो चीज़ें इसमें बहुत अलग है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज F2Cl2 Br2 एंड I2। आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्योंकि आपको पता है ये हेलोजन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जल्दी क्या कर सकता था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन करता नहीं था। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करने की बारी आएगी तो क्लोरीन इज अ बेटर रिसेप्टर देन फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है साइज छोटा है तो ये एकोमोडेट नहीं कर पाता था इलेक्ट्रॉन को, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती थी, लेस नेगेटिव हो जाती थी, ठीक है।
अच्छा, अगर ऐसा सिनेरियो था, ये बात हमने किसी तरीके से मिसआउट इन द फैक्ट, लेकिन जैसे ही इस फैक्ट को हमने समझा, दूसरा फैक्ट ये आ गया कि हमारे पास इसमें से बताओ ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। अब आप कह रहे हो कि क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली Cl2 को ही क्या होना चाहिए, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये जितनी जल्दी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे उतनी जल्दी सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसी को क्या होना चाहिए था, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऑर्डर कुछ ही आया था, और उसका रीजन हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आप क्लोरीन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Cl2 देख रहे हैं। ठीक है, हम एटॉमिक स्टेट में बात नहीं करें, हम डायटॉमिक स्टेट में बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए पहले इन्हें एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि किसकी ज्यादा होती है। अगेन इंडिविजुअली भी आपसे इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा या फ्लोरीन की। अब आप कहोगे फ्लोरीन का साइज छोटा, बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, तो इसीलिए क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, F2 की बॉन्ड आप स्ट्रॉन्ग बताओगे। फ्लोरीन का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, बॉन्ड वीक हो गई है, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड भी क्या होगी, वीक, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ये भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम भूल जाते हैं लोन पेयर्स। तो मैंने आपको बोला था जब भी लोन पेयर हो प्ले में, जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कंसिडर तो करने पड़ेंगे ना। यहाँ पर लोन पेयर छोटे साइज की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो इनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती थी, कम, जबकि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती थी, ज़्यादा। यानी कि अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो पहले स्टेप में तो इन्हें बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, और अगर आप बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे तो कौन जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, अभी आपने देखा फ्लोरीन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो इसने बॉन्ड जल्दी तोड़ दी, मान लो इसी स्टेप पे यहीं पहुंचकर इसने बॉन्ड तोड़ दी, Cl ने कुछ यहाँ पहुंचकर बॉन्ड तोड़ी, बॉन्ड तोड़ने के बाद इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। आपको पता है फ्लोरीन देर से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फ्लोराइड आयन बनेगा, Cl जल्दी कर लेगा, तो मान लो इसी स्टेप पे बन गया। लेकिन देखो पहला स्टेप ही जो पहला स्टेप ही था उसी ने इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेते हुए भी क्लोराइड आयन जल्दी नहीं बना पाया, क्योंकि वो अपनी बॉन्ड देर से तोड़ पाया। यहीं पर फ्लोरीन अपनी बॉन्ड जल्दी तोड़ के इलेक्ट्रॉन देर से लिया, तो ओवरऑल जो सिनेरियो था या जो प्रोसेस था वो जल्दी खत्म हो गया, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल ने। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, एक तो हो गया आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ दिस हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, एनर्जी तो लगी रही है, वो एनर्जी आएगी कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो एनर्जी आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। आपको पता है फ्लोराइड का साइज क्या होता है, छोटा होता है, फ्लोराइड का साइज क्या होता है, छोटा, तो इसको पानी जल्दी घेरेगा, और पानी अगर इसे जल्दी से सराउंड करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी निकली है ना, ये एनर्जी फ्लोरीन यूज करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फ्लोराइड बनाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर और F2 और Cl2 के ऊपर, तो आप कैसे जवाब देंगे, आप बिल्कुल यही बताएंगे उसको कि होता क्या है यहाँ पर, F2 has lower bond dissociation enthalpy and higher hydration enthalpy. So the high hydration enthalpy compensate for the higher electron gain enthalpy of fluorine atom. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। दूसरी चीज जो नहीं आपके पास सिर्फ इस ग्रुप में आती है, दे आर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की शेप इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं शेप, जैसे कि आपके पास BRF5 हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या है, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का आप स्ट्रक्चर देखेंगे और इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए, खासकर TPP वाली। ग्रुप 18 पर अगर हम आएंगे तो ग्रुप 18 सबसे छोटा है, इसमें 6-7 रिएक्शंस हैं जो कि जिनोन की हैं, फ्लोरीन, और इसकी हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। जिनोन के जो फ्लोराइड है ना, उनकी हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ये वाली रिएक्शंस। दूसरा कि नील बार्लेट कैसे इंस्पायर हुआ था जिनोन के कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो जिनोन और O2 की आपको पता है कि क्या होती है, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो अगर O2 पॉजिटिव PT F6 नेगेटिव कंपाउंड बन रहा था,
O2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो नील बार्रेट को ख्याल आया कि क्यों नहीं जीनोन क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ऑल्दो दोनों की क्या है सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो दोनों को ही क्या करना चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। तो वहां से उसे ख्याल आया था, उसके बाद उसने क्या किया था जीनोन के कंपाउंड्स बनाना शुरू किया था। जीनोन के कंपाउंड्स के अंदर इनकी सभी की शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको बिना याद कि ये हम ऑलरेडी चैप्टर के बीच में डिस्कस कर चुके हैं। तो हर ग्रुप के आप क्या करेंगे नोट्स बनाएंगे, हर ग्रुप के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वहाँ पर लिखेंगे, एसिड्स हैं ऑक्सो एसिड उनका स्ट्रक्चर बेसिसिटी वगैरह जो भी है, और आपके नोट्स कस्टमाइज हैं, आप ही को पढ़ने किसी को चेक नहीं करने, किसी को लाइक जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो किसी को चेक नहीं करने, नोटबुक तो ऑब्वियसली चेक होगी, डोंट ट्राई टू टेक एनी एडवांटेज ऑन दैट। तो ये सभी चीज़ें आपकी नोटबुक में जब भी आप स्कूल आएंगे तो ऑब्वियसली मिलेंगी, राइट। चले, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करेगा अपने शॉर्ट नोट्स में, राइट। तो इस तरीके से, और जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिखना किस तरीके से। तो अब आ जाते हैं इसकी लास्ट और बिल्कुल फाइनल चीज़ के ऊपर, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो थियोरी के क्वेश्चन जिसमें वो आपसे एक्सप्लेन करने को पूछता है, वाई आपसे पूछेगा कि इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो टेम्परेरी है और इसका परमानेंट क्यों है। तो आपको मार्क्स नहीं देखना है, राइट। मार्क्स हमेशा एक ही नंबर में ज़्यादातर आते हैं, पार्ट्स होते हैं 1 2 3 पार्ट्स पूछ ले, 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर के सारे पार्ट्स हैं। तो कभी भी ना इनका पार्ट देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, इनके मार्क्स देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना लिखना है, आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि कितना लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसे देनी है इन लिमिटेड वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी कि एक नंबर का है तो चलो बस एक लाइन ही लिखनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन में पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई है खत्म, दैट्स इट। उसमें आपको जरूरत नहीं है कि 10-10 लाइनें जबरदस्ती भरनी है। इट्स अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है 4 लाइनें एक क्वेश्चन के लिए लिखनी पड़ रही है तो लिखें, राइट, लिखें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन की को आप जस्टिफाई कर पा रहा है आपका आंसर या नहीं कर पा रहा है। हमेशा याद रखें कि अगर आपके क्वेश्चन को कोई रिएक्शन जस्टिफाई करती है तो उसे ज़रूर लिखें, बिकॉज ये आपका मेमोराइज करने का, ठीक है, पता है कि है, लेकिन आपकी लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट नहीं हो रहा है कि आप कितने अच्छे से लैंग्वेज लिख सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर है तो आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी आंसर के अंडर आती है तो आपको ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, दूसरा आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ऑक्सो एसिड्स उसके अंदर आती है हमारे पास, ओजोन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जीनोन के कंपाउंड्स के ऊपर फॉर श्योर आ सकता है। तीसरी चीज आएगी कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 15 रिएक्शंस या 20 रिएक्शन मैक्सिमम ऐसे, मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर में से 15 रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 रिएक्शन आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे आपको ग्रुप पे मिल चुकी होंगी, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में पेपर पे लिख के, और जहाँ पर आप पढ़ते हैं अपने स्टडी वर्क के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर लेंगे वॉल पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो फिर भी हमें मैकेनिज्म पता होता है, तो हम रिएक्शंस को इतना ज़्यादा हमें याद नहीं करना पड़ता, ठीक है, हमें पता होता है कि हम बना देंगे रिएक्शंस, तो उनकी रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है इनऑर्गेनिक के रिएक्शन में कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी पड़ेगी, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग होने से क्या बन सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मुझसे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं याद होते, तो ना करें, लाइक लिटरली नहीं करें, बर्डन लेना ही नहीं, हमें किसी भी बात का नहीं लेना है। क्या करना है आपको, 15 रिएक्शंस हैं, सिर्फ 15 रिएक्शंस हैं, आपको अपनी स्टडी टेबल की वॉल पे पेस्ट कर देनी है। रोज 2 रिएक्शंस 3 बार लिख के देखनी है, 2 रिएक्शंस 3 बार लिख के देखनी है, यानी कि 6 लाइनें आपको डेली लिखनी है। मैथ्स पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, इंग्लिश का कुछ काम कर रहे हैं आप, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, 5 मिनट का ब्रेक लें, 2 रिएक्शंस को लिख के देख लें। डेली 2 रिएक्शन आपको करनी है। आप मुझे खुद बताएंगे कितने दिन में आप प्रिपेयर कर लेंगे। विद इन अ वीक आपके पास, आपके दिमाग से बर्डन निकल गया। 2 या 3 नंबर की जितनी की भी रिएक्शंस आएंगी आपको बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वो DNF और P ब्लॉक दोनों की ही रिएक्शंस और जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, ये 3 चैप्टर हैं जहाँ से आपके पास रिएक्शंस पूछी जाती हैं, और ये तीनों चैप्टर की रिएक्शंस आपको PDF में मिल जाएंगी। उनको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के पेस्ट करेंगे और डेली 2 रिएक्शंस करेंगे विद इन अ मंथ। सोचो रोज आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर की रिएक्शन फॉर श्योर आती हैं, तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, 3 नंबर से क्योर हो जाएंगे। और रिएक्शंस आपको वही रिएक्शन के बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
तो कंप्लीट द रिएक्शन तो सीधा सीधा 3 नंबर का आएगा ही, लेकिन उसके बेसिस पे थ्योरी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी वो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास प्रिपरेशन। हैबर्स प्रोसेस पता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो इस तरीके से पी ब्लॉक में सारा का सारा आपके पास ये पूरा सिनेरियो होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स दे दिए पिछले आई गेस 10 ईयर के आपके पास पेपर्स होंगे, पहुंच चुके हैं आपके पास, उनके साथ सॉल्यूशन भी हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में जो गलतियां आप करते हैं वो मेजॉरिटी बच्चे यही करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, लिख के नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी राइटिंग की प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो। फिर आप एग्जाम में जाते हो, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आप आंसर लिख देते हो, फिर बाद में जब आप उसे रिवाइज करते हो पूरा पेपर होने के बाद, तो आपको लगता है कि ये कुछ जस्टिफाई नहीं हो रहा अच्छे से, जो मैं लिखना चाहता था वो मैं नहीं लिख पाया, कोई पॉइंट मिस हो गया, रिएक्शन तब ध्यान में नहीं आई। दैट ऑल बिकॉज कि आपने पहले से राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सारे पॉइंट्स के लिखना किस तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए आंसर के अंदर, तब तक आप पूरा बेस्ट वो दे ही नहीं सकते अपने लिमिटेड वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो राइटिंग में करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। राइटिंग में करने से आपको पता चलेगा, एक तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि लिमिटेड वर्ड्स में हर बार जितनी बार आप उसे लिखेंगे ना, उतनी बार आप बेटर होते जाएंगे। आप लिमिटेड वर्ड्स में पूरा का पूरा जो भी आपका आंसर है उसको लिख पाएंगे। तो ये बातें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं पी ब्लॉक से, ये आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, 4 पेज के अंदर हर ग्रुप के शॉर्ट नोट्स बना के ख़त्म करें इस चैप्टर को, ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशंस हैं, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। असाइनमेंट जो आपको दिया है वो सॉल्व है, उसके आंसर्स उसके नीचे लिखे हुए हैं। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ्री टू आस्क। अब बात करते हैं पीरियोडिक की। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पीरियोडिक जो भी आपका होने वाला है सैटरडे को, उसमें हमारे पास सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑब्वियसली आई कैन गो विद प्रिपरेशन के क्वेश्चंस, या मैं कहूँ आपको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या मैं स्ट्रक्चर बनाने को नहीं बोल सकती क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू है तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। असर्शन रीजन इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। तो असर्शन रीजन को ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है। 1 मार्क के क्वेश्चंस में कुछ भी अलग नहीं होता, कंसेप्ट वही है, पूछने का तरीका बदल जाएगा। क्या होगा अगर वो आपसे पूछ लेगा, सीधा सीधा पूछता बताइए SO2 का जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो टेम्परेरी क्यों है, तो आप लिख देते आंसर। अभी वो आपको खुद से ही 4 ऑप्शन दे रहा है, तो चीज़ें बदल नहीं रही, क्वेश्चन कहीं नए नहीं आ रहे, क्वेश्चंस वही हैं, उनको पूछने का बस तरीका बदल गया है, ठीक है। तो अभी आपको पीरियोडिक के लिए तो बस यही करना है कि आपको रिएक्शंस ऑब्वियसली ध्यान होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स अगर याद होंगे तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन करना नहीं आएगा, बस राइटिंग के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, अदरवाइज 1 वर्ड के जो क्वेश्चन है वो तो फॉर श्योर होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पी ब्लॉक के क्वेश्चंस।